हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज हम जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स का फिजिक्स का जो 8वां लेसन बनता है, आज हम 8वें लेसन को कंप्लीट जो है 160 में जो है देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये हमारा चैप्टर है। आज इस चैप्टर को कंप्लीट जो है जानने वाले हैं और इस चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबको हम जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखना, अगर आप लोगों ने अभी तक इस लेसन से कुछ नहीं तैयार किया है तो अभी मैं जितनी बातें बताएंगे इस लेसन में डिस्कशन करेंगे वो सब के सब इंपॉर्टेंट होंगे और उसी में से आपका फंस जाएगा। देखो बच्चों, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि यहाँ से 7 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन आपको इस लेसन से देखने को मिले। इस लेसन से जो भी आते हैं 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 2 3 4 मैक्सिमम 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है इसमें देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन जो भी आते हैं बस थोड़े पढ़ना है। अभी देखना, ये 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, उससे कम की ही बनेगी। और इस इतने ही समय में यानी आप आधे से ज्यादा घंटे ये जो क्लास होगी, इस क्लास आपके बोर्ड एग्जाम्स में फंसेगा जरूर। ये गारंटी है कि इस लेसन से आपके एग्जाम में फंसना जरूर है। तो क्यों ना देख लिया जाए। चलिए, इसमें से जो भी आने वाला है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 नंबर का है, चाहे 4 नंबर का है, इन सारे क्वेश्चनों को हम क्यों ना देख लें। भाई देखे रहोगे, एक एक 2 नंबर बहुत काम का रहता है। तो चलिए, इसको आप केवल आधा घंटा से ज्यादा समय दीजिए। अभी देखना, ये आपका चैप्टर समझ में अभी आ जाएगा और एग्जाम में अगर आता है तो आराम से लिख ले जाओगे। देखो बच्चों, ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो तरंगों से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको लॉन्ग में पूछता है वो आपसे यही पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बताइए। ये जब दोनों पूछता है तब ये आपका 5 नंबर में पूरे पूछा जाता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ये मैक्सवेल का नाम लगा के भी पूछता है। तो अलग अलग तरीके से ये खूब नंबर लगा के पूछा गया है। तो लाइन में जो 5 नंबर में पूरा पूछता है तो यही पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं तथा इनके गुण बताइए। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को जानने वाले हैं। आप लोग से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और एक बात, कॉपी पेन ले लीजिए। ऐसे अगर देखोगे तो ऐसे देखते रह जाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। एक चीज ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स क्लास हो चाहे केमिस्ट्री क्लास हो, आप जो भी क्लास है आप देखते हैं, आप एक कॉपी लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उसको देख करके नोट करते रहिए और उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे तो अच्छे से आपका तैयार हो जाता है। तो ये सही तरीका है पढ़ने का। तो चलिए पेन ले लीजिए और शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इस लेसन से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है जो पूरे 5 नंबर में जो पूछा जाता है वो होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, या और इनके जो है 3 विशेषताएं 4 विशेषताएं, या जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की विशेषताओं के बारे में बताइए। ऐसा भी पूछा जाता है। तो जब दोनों को एक साथ करके पूछा जाता है तो पूरे 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और जब केवल विशेषताएं पूछा जाता है तो 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं को हम देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला इस लेसन का क्वेश्चन है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखो, 2 तरंगे हैं, एक विद्युत तरंग है और दूसरा चुंबकीय तरंग है। आप देख रहे हैं ये जो हमने तरंगे दिखाया है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर ये वाला ऊपर की साइड का जो हमने दिखाया है ये वैद्युत क्षेत्र है और नीचे वाला साइड जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैद्युत तरंगे हमने बनाए हैं, वैद्युत क्षेत्र को जो हमने जो है इस तरीके से दिखाया गया है। भाई 2 तरंगे चल रही हैं, एक तरंगे ये जा रही है और इस तरीके से, और दूसरी तरंगे जो है इसके अपोजिट जो है इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलती है। और ये धीरे धीरे आगे की ओर जो है जिस तरीके से बढ़ती है तो इस तरीके से डायग्राम जो है आपका बनता है। तो इसमें कहा गया कि विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्यावक्र के अध्यारोपण से जो तरंग प्राप्त होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। कहने का मतलब विद्युत तरंग यानी जो विद्युतीय तरंग है और जो चुंबकीय तरंग है
दोनों तरंगों जो तरंगे बनती हैं उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब ज्याध्यारोपण का क्या मतलब है कि भाई दोनों तरंगे एक दूसरे से जो है 90 डिग्री पर होती है। अगर देखा जाए तो एक तरंगे अगर ऐसी है तो दूसरी तरंगे आपको इस तरीके से जो है देखने को मिलती है। मतलब इन दोनों के बीच का जो ज्या होगा वो 90 डिग्री का होता है। तो इसी तरीके से आप देख रहे हैं एक तरंग इस तरीके से जा रही है तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये वाली तरंग जो है जा रही है, और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अगर देखा जाए तो ये दूसरी तरंग जो है जा रही है, और इन दोनों तरंगों के बीच का जो है फासला होता है वो 90 डिग्री का जो है आगे 90 डिग्री का होता है, और एक दूसरे से जो है हमेशा जो है 90 डिग्री के फासले से जो है आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इस तरीके से जो तरंगे चलती हैं उन्हें हम जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे कह रहा है तो भाई विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं तो उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बस इतना जाने रहिएगा। तो विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के ज्या वक्र के अध्यारोपण के द्वारा, ज्या वक्र के, ज्या का मतलब आप समझे रहिएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती हैं उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको जो बताना है मैक्सवेल, यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, अलग नाम से दे देता है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों को जो है समझाइए, या मैक्सवेल के अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी हमारा जो विद्युत परिपथ होता है अगर उसमें हम परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई कोई जाहिर सी बात है, कोई परिपथ होगा और परिपथ में परिवर्तीय विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपको पता है कि कोई हमारा ये मान लीजिए चालक तार है, और इस चालक तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके इर्द गिर्द के एरिया जो होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही तो आपको जानते हैं। भाई कोई हमारा चालक तार हो तो उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, और ऐसे सिचुएशन में जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में संचारित होती है या प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। भाई मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल क्या कहते हैं? मैक्सवेल यही कहते हैं कि जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई हमारा परिपथ है, चालक है, जिसमें हम परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। कौन सी धारा प्रवाहित कर रहे हो? परिवर्ती विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अरे किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करोगे और परिवर्ती धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो वही कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होगा वो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यानी धारा इधर को जा रही है तो वो जस्ट अपोजिट होगा, उसके 90 डिग्री पर होगा, यानी वो लंबवत होता है। बस यही कहने का मतलब है कि जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऊर्जा जो होती है वो तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ती है, भाई प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, और जब इस सिचुएशन में जब तरंगे आगे प्रसारित होती हैं तो उसी को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। समझ में आ गया? ये हमारा जो है भाई ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, और इन दोनों के मिलने से यहाँ पर जो तरंगे चल रही हैं, भाई ये विद्युत क्षेत्र की तरंगे ये आपको दिख रही हैं, इसके संचरण से आगे की ओर बढ़ रहा है, और ऊपर जो है ये विद्युत क्षेत्र जो है इसकी जो तरंगे हैं ये इस तरीके से आपको दिख रही हैं। दोनों तरंगे जो है एक दूसरे से जो है
90 डिग्री पर लंबवत जो है होती है। ये दोनों तरंगे जो आप देख रहे हैं ये लंबवत होती है। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं, एक तरंग ऐसे है तो दूसरी तरंग ऐसे होती है और इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है और इस तरीके से वो संचरित होकर के आगे की ओर बढ़ती है। समझ में आ गया? चलिए अब इनके गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो गुण है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी डिफिनेशन से ज्यादा ये ज्यादा ही पूछे जाते हैं। अब इनकी जो गुण है या विशेषताएं हैं, चलिए इनको जान लेते हैं। सबसे पहला विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो गुण है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरित होती हैं इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। जितना प्रकाश का वेग होता है उतने जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। पहला गुण ये हो गया। दूसरी गुण की अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होते हैं त्वरित आवेश द्वारा, यानी तीव्र आवेश जब प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। और अगला है कि इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। यानी ये जो तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यानी इनका जो नेचर होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों का होता है। और अगला है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। भाई ये जो तरंगे होती हैं ये जब संचरित होती हैं तो इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कोई माध्यम होना आवश्यक है। ये बिना किसी माध्यम के जो है संचरित होती है। इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता। भाई अब ये जो तरंगे चलती हैं तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई आवेश जो है इन पर नहीं होता। इन तरंगों पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और अगला जो गुण है ये तरंगे परावर्तन, ये जो परावर्तन होता है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों का प्रदर्शन करती है। यानी जो परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, इन सब के गुणों का जो है ये जो है प्रदर्शन करती हैं। इन सभी के गुणों का जो है प्रदर्शन करती हैं। समझ में आ गया? चलो अगला देख लेते हैं। अगला है कि यह तरंगे निर्वात अथवा मुक्त स्थान में, यानी ये जो तरंगे होती हैं निर्वात में भी चल सकती हैं और किसी मुक्त स्थान में भी, और इनका जो वेग होता है v बराबर 1/√μ0 और एप्सिलॉन 0 के वेग से चलती है। और ये जो वेग होता है ये प्रकाश के वेग का बराबर होता है। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। यहाँ पर c बराबर ये जो b लिखा है इसको आप c मान लीजिए, भाई प्रकाश के वेग के बराबर है तो b की जगह c भी लिख सकते हो। तो c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन 0 वेग से चलती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का अगर दोनों में संबंध देखा जाए तो संबंध हमारा c बराबर E/B होता है। क्या लिख सकते हो? c बराबर भाई विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों में जो है अपान का संबंध लगा सकते हैं, या इसी को B बराबर भी कह सकते हैं, भाई E/B बराबर भी कह सकते हो या V बराबर C कह सकते हो। अब आप C बराबर अगर आपसे कहा जाए कि भाई C क्या है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग C बराबर E/B होता है, यानी ऐसा भी आप लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण कौन कौन से हैं, ये हमने आपको बता दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो इसमें इस लेसन में आपको जो देखने को मिलता है वो है विस्थापन धारा। यानी विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, विस्थापन धारा क्या है ये पूछा गया है, और साथ में इसका सूत्र जो है निर्मित कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है कई बार जो है पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। विस्थापन धारा क्या होती है? भाई ऐसी धारा जो विद्युत क्षेत्र में, यानी जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यानी जब विद्युत क्षेत्र में हम परिवर्तन करते हैं तो विद्युत क्षेत्र का जब परिवर्तन करते हैं तो जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ऐसी धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता हो उसे हम जो है विस्थापन धारा कहते हैं। ये तो बात हो गई परिभाषा की। अब इसका सूत्र निकालना है तो एक चीज आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी प्लेट है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों का संपर्क हम जो है किसी सेल की सहायता से करते हैं। तो ये प्लस है, माइनस है, तो जाहिर सी बात है इस प्लेट पर जो है धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और इसके विपरीत इधर से जो है इस पर जो है ये ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। भाई जितना धन आवेश इस प्लेट पर आएगा उतना ऋण आवेश जो है
दूसरी वाली प्लेट पर आ जाता है, ये आपको पता है। तो यहीं से हम इसको जो है बनाएंगे। क्या बनाना है भाई, प्लेटों के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीव्रता यानी जो प्लेट है, प्लेट के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आपको पता है, पहले भी पढ़ा है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये फार्मूला आपने जो है गोलीय चालक की धारिता यानी जो चालक की धारिता है उस वाले लेसन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, ये आप अच्छे से जानते हैं। और इसी पर एक फार्मूला आपने और देखा है, क्या देखा है कि सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। क्या होता है कि सिग्मा बराबर जो है Q अपान A आप जानते हैं। तो अगर हम इस सिग्मा का मान यहाँ उठा के रखते हैं तो हमारा E बराबर जो आ जाएगा भाई, ये ऊपर Q हो जाएगा और नीचे A एप्सिलॉन जीरो जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम Q निकाल भाई, यहाँ से अगर हम Q बराबर देखते हैं भाई, Q बराबर तो ये इसी के साथ आ जाएगा, तो AE एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। अगर हम एप्सिलॉन जीरो किनारे कर लें तो Q बराबर एप्सिलॉन जीरो किनारे कर लें तो ये हमारा EA हो जाएगा। और आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स तीव्रता जो होती है यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई E बराबर EA होता है। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई E बराबर आप जानते हैं EA cos थीटा। अगर भाई थीटा कोण से गुजर रही है तो थीटा होगा और नहीं तो फाई E बराबर EA होता है, ये आपको पता है। तो एक काम करते हैं, ये फाई E की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो फाई E हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो भाई ये हमारा हो जाएगा dq अपान dt बराबर एप्सिलॉन जीरो का अवकलन होगा ना, और ये हमारा d अपान dt और ये जो है फाई E हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं, I बराबर होता है Q अपान T होता है भाई, I बराबर Q अपान T होता है। तो यहाँ Q अपान T की जगह पे आप I लिख सकते हैं, तो I इसको D लिख देंगे, I D भाई D से रिलेटेड है तो D लिख देंगे, और ये एप्सिलॉन जीरो d फाई E अपान dt हो जाए। इसको आप सीधा सीधा ID बराबर लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो d फाई E अपान dt, और ये एप्सिलॉन जीरो ऐसे लिख सकते हैं। यही हमें जो है इसका सूत्र जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? सीधी सी बात है भाई, प्लेटों के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं सिग्मा बराबर Q अपान A होता है, इसको उठा के रखोगे तो E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर Q बराबर निकालोगे तो इधर जाएगा तो ये हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसको अगर हम किनारे कर लें तो EA होता है, और वैद्युत फ्लक्स जो फाई E बराबर होता है वो EA होता है, इतना आपको पता है। तो अगर हम EA के स्थान में फाई E रख देंगे तो इतना मिल जाएगा। और इसको अगर हम प्लस के सापेक्ष, अगर हम धन के सापेक्ष अवकलन कराते हैं तो अवकलन करेंगे तो dq अपान dt हो जाएगा, ये एप्सिलॉन जीरो का नहीं होगा, और d अपान dt ये फाई E बन जाएगा। और अगर हम इसको एक चीज आपको जानते हैं I बराबर Q अपान T होता है, तो ये Q अपान T दिख रहा है। अब भाई स्मॉल के लिए है dt है तो स्मॉल d लगा है तो ये I हम d लगा देंगे यहाँ और बराबर एप्सिलॉन जीरो, और ये हमारा d फाई E अपान dt ऐसे हो जाए, यहाँ को ऐसे हमने लिख दिया। अब ID बराबर, इसको आप आगे लिख लीजिए, इसको पीछे, यही हमारा जो है फार्मूला प्राप्त हो जाता है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसका सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है, तो यह विस्थापित धारा हमें जो है I और ID जो है प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे, यहाँ से विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम होते हैं इनमें जो अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम बारी बारी करके जान लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम जो जानेंगे वो है रेडियो तरंगे। यानी ये रेडियो तरंगे क्या होती है इसको जान लेते हैं। भाई रेडियो तरंगे का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? रेडियो तरंगों का उत्सर्जन जो होता है वो आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। इनकी आवृत्ति जो होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। यानी भाई दो बातें हैं, एक तो उत्सर्जित कहां से हो रही है और इन तरंगों की आवृत्ति क्या है, ये बातें हो जाएंगी। तो भाई उत्सर्जन जो हो रहा है
आवेशित कणों के दोलन के कारण हो रहा है और इनकी आवृत्ति 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। ये पहली बात हो गई। अब इसके उपयोग कहाँ किए जा रहे हैं ये भी आपको याद करना जानना बहुत जरूरी है। भाई रेडियो तरंगे जो है तो जाहिर सी बात है रेडियो टेलीविजन, भाई रेडियो होता है, रेडियो जो हम सुनते हैं तो उसमें इसी तरंगों के माध्यम से जो है हमें जो भी प्रसारण होता है वो सुनाई देता है। तो रेडियो में और टेलीविजन प्रसारण में, जो आपके यहाँ टेलीविजन है तो टेलीविजन प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है, सेलफोन तथा वाईफाई में किया जाता है। इन सब में जो है रेडियो तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। और अगला है रिमोट सेंसिंग और रडार में। भाई जो रिमोट होता है, आप जानते हैं रिमोट के द्वारा जो बैठे बैठे टीवी ऑन करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग और रडार में वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है, वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है। और अगला है नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। तो ये तो इनके उपयोग है। और अगला तरंगे है सूक्ष्म तरंगे अथवा माइक्रो तरंगे, यानी इसका चाहे सूक्ष्म तरंगे कह लीजिए और चाहे माइक्रो तरंगे कह लीजिए। तो ये कौन सी तरंगे होती हैं? इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वाण नलियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाण नलियों द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति की अगर हम बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, यानी इनकी जो आवृत्ति होती है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और अगर इसके उपयोग की बात करें हम तो इसका उपयोग जो होता है वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में, यानी जो वाहन हमारा कितनी तेजी से चल रहा है इसकी चाल क्या है, और साथ में जो है ये क्रिकेट की जो गेंद है वो कितनी स्पीड से जा रही है, तो इसको ज्ञात करने में इसका उपयोग सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोनों एक ही है, इसको अलग मत समझिएगा। और अगला जो उपयोग है परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में किया जाता है। जो परमाणु होते हैं और जो अणु होते हैं इनकी संरचनाओं के अध्ययन में जो है इस माइक्रो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और अगला है विमान संचालक तथा रडार प्रणाली में किया जाता है। माइक्रो तरंगों का उपयोग जो है विमान संचालक तथा रडार प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगली तरंगों की बात कर लेते हैं। अगली जो हमारे स्पेक्ट्रम तरंगे हैं वो हमारी तरंगे हैं अवरक्त तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? अवरक्त तरंगे। ये जो अवरक्त तरंगे हैं ये तत्व वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती है। यानी तत्व वस्तु, यानी जो तत्व होते हैं, कोई भी तत्व होता है या भी वस्तु होती है, इनके अणु जो होते हैं अणुओं से विकिरण से उत्पन्न होती है, यानी अणुओं के विकिरण के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। इनकी आवृत्ति जो होती है 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। बस यही ध्यान रखना है आपको, कहां से उत्पन्न हो रही है और इनकी आवृत्ति कितनी है। तो जो हमारी अवरक्त तरंगे हैं वो इनकी आवृत्ति 6 × 10⁻10 से हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला उपयोग है मौसम की भविष्यवाणी करने में, यानी मौसम संबंधी जो भी भविष्यवाणी करना होता है तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से पता चलता है। और अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी इन तरंगों के द्वारा जो है इन तरंगों का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है किया जाता है। और अगला है पौधशालाओं को गर्म रखने में किया जाता है। जो पौधशालाएं होती हैं इन्हीं अवरक्त तरंगों के माध्यम द्वारा जो है इन्हीं के द्वारा जो है इनको गर्म रखा जाता है। और अगला है धुंध में स्पष्ट देखने के लिए जो है इन जो है अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये इनके उपयोग है धुंध में स्पष्ट देखने के लिए। और अगला है पौधशालाओं को गर्म रखने में और चिकित्सा के क्षेत्र में तथा मौसम की भविष्यवाणी करने में इन पर जो है इनका उपयोग किया जाता है। और अगली तरंग की अगर हम बात करें तो दृश्य तरंगे हैं। भाई दृश्य नाम है तो जाहिर सी बात है देखने ये जो है हमें दिखाई देती हैं। तो दृश्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है, यानी इन तरंगों को हम आंखों द्वारा देख सकते हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। जो दृश्य तरंगे होती हैं वह ध्यान रखना 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक जो है होती है, यही याद रखना है। और इनका जो उपयोग होता है खानों की खोजों में किया जाता है। यानी जो खान होती है, खान किसे बोलते हैं? जहाँ खनन होता है, खान जहाँ से सोने चांदी या अन्य वस्तुएं जो है मिलती हैं खानों से ही प्राप्त होती है। तो ये जो खान होते हैं खानों की खोज में जो है इसका उपयोग दृश्य तरंगों का किया जाता है। और दूसरा उपयोग है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में भी इसका उपयोग किया जाता है। जीव जंतुओं के खोज में पृथ्वी की सतह पर कहां पर है इनके उपयोग में भी जो है इनका उपयोग किया जाता है।
अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में किया जाता है। भाई मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा यानी जो हम वस्तुओं को देखते हैं, हम लोग जो वस्तुओं को देखते हैं तो जिस तरंगों के माध्यम से देखते हैं वो दृश्य तरंगे होती हैं, इन्हीं के द्वारा जो है देख सकते हैं। चलिए अब हम अगले जो है स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। भाई अगला जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो है पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तत्व वस्तुओं के द्वारा होता है। यानी जो पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन किया जाता है इसके लिए एक विशेष प्रकार का लैंप होता है या अधिक तत्व वस्तुओं के द्वारा जो है होता है, और सूर्य इनके उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। आप जानते हैं सूर्य सबसे ज्यादा तप्त होता है, तो ये पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन का सबसे बड़ा अगर स्रोत देखा जाए तो आपको सूर्य ही देखने को मिलता है। तो वही कहा गया सूर्य इनके उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य में जो है किस प्रकार की किरणें जो है आपको देखने को मिलती है, तो आप बताएंगे पराबैंगनी तरंगे जो है ज्यादा जो है देखने को मिलती है। इनकी आवृत्ति 8×10⁻14 हर्ट्ज से 3×10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। यानी इनकी जो पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति होती है वो 8×10⁻14 हर्ट्ज से 3×10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। अब इसका उपयोग कहाँ करोगे? तो पहला उपयोग यह है कि जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। जो जीवाणुएं होती हैं इनको नष्ट करने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग यह है नकली दस्तावेजों का पता लगाने में किया जाता है कि दस्तावेज हमारा नकली है कि असली है, इसका पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में किया जाता है। यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनका उपयोग जो है चोरों से सुरक्षा करने में अलार्म के रूप में उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। यानी जो अणु होते हैं उनकी किस प्रकार की संरचना है इसको ज्ञात करने में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अगले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो हमारे एक्स किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें, जिसे हम एक्सरे कहते हैं। तो एक्स किरणें अगर देखा जाए तो एक्सरे की नली से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? एक्सरे की नलिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। और इनकी आवृत्ति जो होती है 1×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। यानी इनकी जो आवृत्ति होती है तो 1×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। समझ में आई बात? और अगर एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है तो भाई धातु तथा विस्फोटक पदार्थ पता लगाने में किया जाता है। यानी जो एक्सरे होते हैं इनसे धातु और विस्फोटक पदार्थों का जो है पता लगाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में। आप जान रहे हैं एक्सरे का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा किया जाता है। और अगला है अभियांत्रिकी के क्षेत्र में किया जाता है। तो यह है आपके एक्स किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये मेन उपयोग हो गया अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और धातु तथा विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगली जो है किरणों की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो है गामा किरण। चलिए गामा किरण को जान लेते हैं। गामा किरणें परमाणु नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं। यानी जो गामा किरण होती है ये परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होती है और इनकी वेधन क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी सबसे ज्यादा वेधन क्षमता अगर किसी किरणों की होती है तो वो होती है गामा किरण। इनकी आवृत्ति जो होती है 3×10⁸ हर्ट्ज से 5×10⁻25 हर्ट्ज तक होती है। यानी 3×10⁸ हर्ट्ज से 5×10⁻25 हर्ट्ज तक होती है। और अगर इनके उपयोग की बात किया जाए तो कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। और दूसरा है नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में किया जाता है। कौन से? नाभिकीय अभिक्रियाओं में जो है उत्पन्न करने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और अगला है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। यानी परमाणु की क्या संरचना है इसको ज्ञात करने में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। और अगला है जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो यह है गामा किरणों का उपयोग। उम्मीद करता हूं सारी किरणें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं, अलग अलग जो स्पेक्ट्रम है, इनको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये कहां से उत्पन्न होते हैं और इनकी आवृत्ति कितनी है और इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बारी बारी करके बता दिए हैं। ये सारे जो है कहीं ना कहीं आपसे
कुछ न कुछ इसमें से हमेशा पूछा जाता है। लेसन से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और ये भी मत सोचिएगा कि इसमें से पूछा नहीं जाएगा, पूछा जरूर जाएगा, 100% पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट भी है। तो उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ।